चलिए, अपने बात कर रहे थे राजस्थान करंट अफेयर के ऊपर। जनवरी मंथ का करंट अफेयर अपने डिस्कस कर रहे थे। आज ये अपना सेकंड क्लास है इसकी। तो अपने आगे जो चर्चित स्थान हमारे मुख्य मुख्य थे पिछले वीडियो लेक्चर तक जो हमने डिस्कस किए थे, उससे आगे अपने इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने बात करते हैं उदयपुर क्यों चर्चा में रहा है पिछले इस जनवरी मंथ के दौरान। तो इसके 3-4 वजह हैं। सबसे बड़ी वजह जो है वो तो यही है कि अभी हमारा 76वां जो गणतंत्र दिवस गया, 26 जनवरी जो बनाई गई, वो पहली बार 10 वर्षों के बाद में लगभग, ठीक है, इससे पहले 10 वर्ष पहले ये गणतंत्र दिवस का समारोह जो है वो राज्य स्तरीय समारोह जो है वो आयोजित हुआ था उदयपुर में। तो 10 वर्ष बाद में उदयपुर के अंदर दोबारा 76वां गणतंत्र दिवस समारोह जो है वो मनाया गया था। ठीक है, यानी कि मोस्टली जयपुर के अंदर ये आयोजित होता है, लेकिन 10 साल बाद में ये कहां आयोजित हो रहा है? उदयपुर के अंदर आयोजित हो रहा है। ठीक, फिर एक ये पॉइंट भी देखिए आप, किसान मिल्क पार्लर जो है, ठीक है, यानी कि किसानों के द्वारा ही अपना जो स्वयं का जो प्रोडक्ट है वो बना करके, और एक मिल्क पार्लर, जैसे सरस के मिल्क पार्लर होते हैं या कोई भी दूसरी डेयरी के होते हैं, उसी प्रकार से उदयपुर के अंदर किसान मिल्क पार्लर जो है इनकी एक श्रृंखला या सीरीज जो है वो शुरू की गई है। फिर देखिए डबोक महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के द्वारा, है ना, डबोक के अंदर उदयपुर की जो लोकेशन है डबोक, वहां पर ये एयरपोर्ट बना हुआ है। कौन सा? महाराणा प्रताप एयरपोर्ट। यहाँ देश का पहला बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क जो है वो विकसित किया गया है। कौन सा पार्क? बाल चौपाल चिल्ड्रन पार्क। है कुछ नहीं एक्चुअल में, ये एयरपोर्ट के ऊपर एक छोटी सी जगह जो है वो कवर की गई। तो जो भी छोटे ननिहाल बच्चे वगैरह जो आते हैं, जिनकी उम्र रखी गई है लगभग 3 महीने से लेकर के 6 वर्ष के बीच में, है ना, छोटे बच्चे जो होते हैं उनके लिए क्या है, एक चिल्ड्रन पार्क बनाया है जिसके अंदर अलग अलग टॉयज हैं, अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए, उनके खेलने घूमने फिरने के लिए बनाई गई चीजें। तो उसको चौपाल पार्क का नाम दिया गया है। बच्चे बैठकर आपस में गपशप कर ले, जहाँ पे, है ना, अपने मम्मियों को, पापा को, दादा को, दादी को परेशान न करे, उसके अंदर छोड़ दिया जाए बच्चों को जब तक अपनी फ्लाइट नहीं आ जाती है या जब तक अपनी फ्लाइट नहीं हो जाती है। तो ये डबोक के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट के ऊपर ये पहला चौपाल चिल्ड्रन पार्क जो है वो क्या किया गया, विकसित किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा आपसे। यूनेस्को के द्वारा राजस्थान के किस शहर को वेटलैंड सिटी की सूची में शामिल किया गया? इससे पहले हमने वेटलैंड साइट के बारे में तो खूब सारी बातें की है ज्योग्राफी के अंदर। वेटलैंड साइट का मतलब हमारी, जिनको हमने नाम दिया था किसका, रामसर साइट का। तो वो रामसर साइट तो राजस्थान के अंदर 2 है वर्तमान में, एक सांबर वाली है और दूसरी हमारी कौन सी है, केवलादेव वाली है। लेकिन यूनेस्को के द्वारा वेटलैंड सिटी का जो प्रावधान लागू किया गया है, उसमें इंडिया के केवल 2 ही शहर इसके अंदर शामिल किए गए हैं। एक तो अपना उदयपुर है और दूसरा शहर इंदौर है इसके अंदर। तो पूरे वर्ल्ड में ही अगर अपने बात करें तो 31 ऐसे शहर माने गए हैं जिनको यूनेस्को ने अपनी वेटलैंड सिटी में जगह दी है, और उन 31 शहरों में भारत के 2 शहर हैं। तो हमारे लिए गौरव की बात है कहने का मतलब। तो यूनेस्को के द्वारा राजस्थान की किस सिटी को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया है, तो वो कौन सी है? उदयपुर है। उदयपुर के अलावा दूसरा शहर अगर देखें तो वो कौन सा है? इंदौर है। तो अपने राजस्थान के लिए बड़ा इवेंट है ये कि यूनेस्को की धरोहर सूची है या उसकी वेटलैंड जो सूची है उसके अंदर अपनी सिटी जो है उसको क्या मिली है, जगह मिली है। तो मोस्टली जहां पर वेटलैंड का मतलब क्या होता है, झीलें वगैरह, तालाब वगैरह जहां ज्यादा होते हैं, जहां पे बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता जो है वो ज्यादा रहती है ना, स्थल वाले भाग की भी रहती है और जल वाले भाग की भी रहती है। तो उसकी वजह से यूनेस्को क्या करती है, ऐसे स्थानों को वेटलैंड के अंदर शामिल करती है। तो शहर के अंदर शामिल होने वाले वेटलैंड के अंदर उदयपुर का नाम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो आप। अच्छा, जावर माइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ आप, जावर माइंस जो है वो किस खनिज के लिए जानी जाती है? सीसा जस्ता के लिए जानी जाती है। उस जावर माइंस को जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। ये एक नया प्रोजेक्ट, यूनेस्को का ही प्रोजेक्ट है ये, जियो हेरिटेज साइट वाला जो प्रोजेक्ट है। यानी कि ऐसे स्थान जो भौगोलिक रूप से जियोग्राफिकली हेरिटेज सूची में आते हैं, या ऐसी वहां पे कोई चट्टानें मिलती है या वैसा इस प्रकार का कोई खनिज मिलता है जो वर्ल्ड में और कहीं नहीं मिल रहा है, केवल उसी लोकेशन पे विशेष रूप से मिल रहा है। तो ऐसे स्थानों को यूनेस्को के द्वारा क्या घोषित किया जाता है? जियो हेरिटेज साइट घोषित किया जाता है। जैसे इससे पहले जामरकोटड़ा एक लोकेशन थी, उदयपुर की कौन सी लोकेशन? जामरकोटड़ा। कौन सा खनिज उत्पादित होता है बताओ यहां से? रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। जामरकोटड़ा से किसका उत्पादन होता है? रॉक फॉस्फेट का। तो ये जामरकोटड़ा जो था, इसको भी जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया गया था। ये भी हमारे राजस्थान की जियो हेरिटेज साइट है, जामरकोटड़ा भी। और आप ये कंसेप्ट याद रखना, ये लेटेस्ट कंसेप्ट है ज्योग्राफी के अंदर। तो आपसे वैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। राजस्थान में एट ए टाइम 12 ऐसी साइट्स के ऊपर काम चल रहा है जिनको जियो हेरिटेज साइट घोषित किया जाएगा, है ना। तो ये एक जियो हेरिटेज साइट और एक जियो पार्क। अब जियो का मतलब वो वाला जियो नहीं है जो आप इंटरनेट में यूज करते हैं, ठीक है। इस जियो का मतलब किससे है? जियोग्राफिकली है। तो राजस्थान के अंदर अगर ये जियो पार्क बनता है तो ये पूरे ओवरऑल इंडिया का पहला जियो पार्क होगा। तो ये जियो पार्क वाली अवधारणा, ये जियो हेरिटेज वाली अवधारणा, ये जो वेटलैंड सिटी वाली अवधारणा है, ये किसकी है? यूनेस्को के ही प्रोग्राम है ये। तो अब अपने 2 तो प्रोग्राम चल पड़े, यानी कि वेटलैंड सिटी वाला चल पड़ा है और दूसरा कौन सा चल पड़ा है?
जियो हेरिटेज साइट वाला। और ऐसी कितनी साइट्स राजस्थान की इसमें शामिल की जा रही है? 12। अब ये जामरकोटडा चर्चा में पिछले शायद दिसंबर के महीने में चर्चा में था। किस वजह से था? कि यहां पर हमारा एक फॉसिल पार्क भी बनाया गया है। अब आप अगर ये नाम देखोगे तो आपके तुरंत दिमाग में जैसलमेर आएगा, ठीक है, लेकिन ये लेटेस्ट जो बनाया गया फॉसिल पार्क, ये कहां बनाया जा रहा है? जामरकोटडा में बनाया जा रहा है। तो राजस्थान का एक जीवाश्म पार्क जामरकोटडा में भी स्थापित हो रहा है, ठीक है। एक फॉसिल पार्क हमने पहले स्थापित कर रखा है आकल गांव में, जैसलमेर वाला, वो भी फॉसिल पार्क है। और ये दक्षिण राजस्थान के अंदर जामरकोटडा के अंदर इस प्रकार का फॉसिल पार्क डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। तो ये याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट से पॉइंट है। वर्तमान में यूनेस्को ये वेटलैंड सिटी वाला तो है ही है इंपॉर्टेंट, इसमें आपको केवला देव साथ में देगा ही देगा, सांबर आपको देगा ही देगा। तो वो हमारी रामसर साइट है, ना कि वो हमारी वेटलैंड सिटी है, ठीक। चलो फिर देखो, आप कोटा क्यों चर्चा में रहा है पिछले जनवरी के महीने में, उनकी बात करते हैं अपने। देखो, भारत का एक संस्थान है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो कोटा के अंदर काम करता है, जिसको अपने ट्रिपल आईटी बोलते हैं। एक तो हम आईआईटी बोलते हैं और ये क्या है? ट्रिपल आईटी है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं हम इसको, सूचना प्रौद्योगिकी का संस्थान बोलते हैं हम इसको। तो ये ट्रिपल आईटी राजस्थान के अंदर एक ही है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित होते हैं। तो अपने राजस्थान के अंदर ये ट्रिपल आईटी कहां स्थापित है? कोटा में। जबकि आईआईटी हमारी कहां स्थापित है? जोधपुर में, ठीक है। तो ये ट्रिपल आईटी जो है कोटा वाली, इसने एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक इनोवेशन किया है, एलईडी सेमीकंडक्टर चिप बनाई है इसने। कौन सी चिप? एलईडी सेमीकंडक्टर चिप। अब एलईडी अपना एक सामान्य शब्द है, लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं इसको। इसके ऊपर तो अपने को जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि साइंटिफिक चीज है ये। तो आप तो ये याद रखो, एलईडी आधारित सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाला संस्थान राजस्थान का कौन सा है? तो ये ट्रिपल आईटी है। कौन सा है? ट्रिपल आईटी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कोटा के द्वारा ये सेमीकंडक्टर चिप जो है वो डेवलप की गई है ना। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चिप है ना। आपके जितने भी मोबाइल्स है, कंप्यूटर्स है, इनके अंदर सिलिकॉन चिप लगी हुई आती है। अब वो सिलिकॉन क्या है? मिलता नहीं है हर जगह, इसलिए उसको बाहर से आयात करना पड़ता है। तो इस प्रकार की चिप अगर हम एलईडी आधारित बना लें तो फिर हमारे लिए वो काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो ये एक बड़ा आविष्कार माना जा रहा है ट्रिपल आईटी कोटा का। आगे देखिए आप, ये एक प्रोजेक्ट चलता है डोर नॉक प्रोजेक्ट के नाम से कोटा के अंदर। कोटा के कलेक्टर के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट था ये डोर नॉक प्रोजेक्ट। नॉक का मतलब समझ गया? दरवाजा खटखटाना, ठीक है। डोर नॉक प्रोजेक्ट है ये। इसके अंतर्गत कोटा के अंदर एक वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। अब वात्सल्य नाम आते ही आपके समझ में आ जाना चाहिए कि जो नव प्रसूताएं होती है या जिन्होंने बच्चे को जन्म दिया, जो माएं जो होती है, छोटे बच्चों की माएं जो होती है, उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है इस सेंटर के ऊपर। कैसी ट्रेनिंग? कि आपको फिट कैसे रहना है, अपने बच्चे की देखभाल कैसे करनी है, उसको पोषण कैसे देना है, उसके तरीके सिखाए जाते हैं, कहने का मतलब। तो ये माताओं के लिए एक तरीके से ट्रेनिंग सेंटर के रूप में काम कर रहा है, जिसका नाम क्या रखा गया? वात्सल्य ट्रेनिंग सेंटर। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई? डोर नॉक प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई, ठीक। फिर आगे देखिए, मोबाइल पासपोर्ट सेवा जो है उसकी भी शुरुआत कोटा के द्वारा की गई है। मोबाइल पासपोर्ट सेवा की शुरुआत, यानी कि पासपोर्ट बनाने की क्रिया अब आपके घर पे आके ही पूरी हो जाएगी, है ना। फिर देखिए, कोटा विकास प्राधिकरण के द्वारा मथुराधीश कॉरिडोर का विकास भी किया जा रहा है। अपने वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर है, उन मंदिरों के अंदर मथुराधीश मंदिर जो है वो अपने राजस्थान में कहां है? कोटा के अंदर है। तो वो जो मथुराधीश कॉरिडोर है, ये यहां से शुरू होकर, कोटा से शुरू होकर, और राजस्थान के अन्य जो मंदिर हैं, है ना, भगवान कृष्ण से संबंधित, उनको जोड़ने का काम करेगा, कहने का मतलब। तो ये मथुराधीश कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है किसके माध्यम से? कोटा विकास प्राधिकरण के माध्यम से। ये पर्यटन विभाग का नहीं है, ध्यान रखना। इसका विकास पर्यटन विभाग नहीं कर रहा है, बल्कि कोटा विकास प्राधिकरण जो है, केडीए, जिसको कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं अपने, उसके द्वारा इसका विकास करवाया जा रहा है, मथुराधीश कॉरिडोर का विकास, ठीक। तो यहां आ सकता है क्वेश्चन, मथुराधीश कॉरिडोर का विकास कौन से विकास प्राधिकरण द्वारा करवाया जा रहा है? कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, कुछ ऐसा करके दे दिया, ठीक। चलिए, जयपुर राजधानी है तो निश्चित बात है हर महीने ये क्या रहेगी? चर्चा में रहेगी हमारे। राज्य का सबसे बड़ा स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहां पे स्थापित किया गया है। कौन सा सेंटर? स्किल डेवलपमेंट सेंटर। ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो चलती है, जिसके अंदर कौशल विकास के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, उसी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत राजस्थान का सबसे बड़ा जो स्किल डेवलपमेंट सेंटर है वो कहां खोला गया है? जयपुर में खोला गया। तो तरह तरह के स्किल्स जो हैं, वो इंजीनियर्स हो, चाहे टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के हो, चाहे कोई हैंडीक्राफ्ट के हो, उनको स्किल सिखाने का काम जो है वो इसके अंतर्गत किया जाएगा। फिर आगे देखिए, सीओई फॉर स्किल एंड स्पोर्ट्स। सीओई का मतलब है हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र बोल सकते हैं अपने इसको। अब ये उत्कृष्टता केंद्र किस बात को लेकर स्थापित हुआ है? स्किल एंड स्पोर्ट्स के लिए।
एक्चुअल में क्या है, 2026 के अंदर राजस्थान को राष्ट्रीय युवा खेलों की जिम्मेदारी दी गई, आयोजन की। ठीक है, यानी कि नेशनल यूथ गेम्स जो आयोजित होंगे 2026 के, वो कहां आयोजित होने वाले हैं? अपने राजस्थान में आयोजित होने वाले हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर उस प्रकार का अभी स्किल नहीं है कि अपने इस खेल को करवा सकेंगे या इसके आयोजन को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे। तो हमने क्या किया, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया है स्किल एंड स्पोर्ट्स के लिए। अब ये स्किल और स्पोर्ट्स सेंटर जो हम स्थापित कर रहे हैं, ये किस बैंक की मदद से स्थापित कर रहे हैं? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की सहायता से। यानी कि जो जैसे कोई खेल का आयोजन होता है तो जर्सियां वगैरह या होर्डिंग वगैरह जो लगी होती है, उसका कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक होता है या कोई स्पॉन्सर संस्था होती है। जैसे आईपीएल है तो आईपीएल की स्पॉन्सर संस्था होती है कोई ना कोई। उसी प्रकार से राजस्थान के अंदर जब ये खेल आयोजित होंगे तो उसका स्पॉन्सर किसको बनाया गया है? एयू स्मॉल फाइनेंस जो बैंक है उसको बनाया गया है। कहने का मतलब वही खर्चा वगैरह जो है वो सरकार का सहयोग करेगा। तो इसके साथ राजस्थान सरकार ने क्या किया, हाल ही में समझौता किया। तो आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन कि एक तो ये कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल एंड स्पोर्ट्स कहां स्थापित किया जा रहा है? तो ये जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। किस बैंक के स्पॉन्सरशिप से स्थापित हो रहा है? तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसकी स्पॉन्सरशिप से ये स्थापित किया जा रहा है। तो 2 पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा। ठीक, चलिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। विधिक सेवा सदन और विधिक सेवा मार्ग का लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, है ना। ये विधिक सेवा सदन एक भवन बना है ना, जो कानूनी या कोर्ट के पास में बना हुआ है। तो वकीलों के लिए और के लिए ये वहां पे उनके ऑफिस वगैरह बनाने के अंदर सहायक होगा। और साथ ही उस रोड को नाम दिया गया है किसका? विधिक सेवा मार्ग का। तो जनरल सा पॉइंट है। फिर देखो, हेमेटोलॉजी टावर एंड साइबर नाइफ एंड पेट स्कैन मशीन का लोकार्पण किया गया है। अब ये साइंटिफिक टर्म है। हेमेटोलॉजी का मतलब होता है रक्त की जांच करना, मतलब है ना। रक्त जो होता है उसके अंदर तरह तरह के नमूने लेना और उसके अंदर कोई अलग अलग प्रकार के प्रोटीन की और की खोज करना, इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। तो ये रक्त संधान से जुड़ी हुई एक पेट स्कैन मशीन जो है, इसका लोकार्पण किया गया है कहां पे? महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। ठीक है, वो यूनिवर्सिटी का नाम पूछ सकता है आपसे कि कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर इसका लोकार्पण हुआ है, तो बस वो याद रख लेना आप। अब देखो, एक भारत के अंदर संसद भवन के पास एक भारत मंडपम नाम के एक बड़ा हॉल बनाया गया है दिल्ली के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल आयोजन होते हैं। जैसे कोई भी दूसरा देश का कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री भारत में आता है तो उसके जब वो संबोधित करता है तो भारत मंडपम के अंदर तरह तरह के प्रोग्राम करवाए जाते हैं। सेम उसी तर्ज के ऊपर राजस्थान के सांगानेर के अंदर एक मंडप बनाया जा रहा है या एक हॉल बनाया जा रहा है, जिसका नाम क्या दिया गया है? राजस्थान मंडपम नाम दिया गया उसको, है ना। तो ये भी कहां स्थापित हो रहा है? सांगानेर। कल भी सांगानेर का नाम आया था हमारे, है ना। कर्म भूमि से मातृभूमि का जो प्रोग्राम है उसकी स्टार्टिंग जो है वो भी कहां से हुई थी? सांगानेर से हुई थी। और इसी सांगानेर के अंदर क्या बनाया जा रहा है? राजस्थान मंडपम नाम का ये हॉल तैयार किया जा रहा है। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। जयपुर और जोधपुर के अंदर जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच खोली जाएगी। जीएसटी ट्रिब्यूनल बेंच का हमारा मतलब है कि जीएसटी जो हमारा टैक्स है उससे संबंधित कोई कानूनी लड़ाई या विवाद अगर है तो उसका निपटारा राजस्थान में ही कर दिया जाए। तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बेंच स्थापित की जा रही है। जैसे हाईकोर्ट की बेंच होती है उसी प्रकार से ये बेंच जो है वो किसकी है? जीएसटी ट्रिब्यूनल की है। तो ये कहां स्थापित होगी? जयपुर और जोधपुर में। अब जीएसटी काउंसिल की बैठक कल हमने पढ़ी थी, कहां आयोजित हो रही है? जीएसटी काउंसिल की बैठक 55वीं बैठक राजस्थान के कौन से शहर में आयोजित हुई थी? अब देखो आप, ठीक है, जैसलमेर के अंदर आयोजित हुई थी। जीएसटी की 55वीं जो बैठक आयोजित हुई थी वो राजस्थान के कौन सी सिटी में? जैसलमेर में। जबकि जीएसटी की जो ट्रिब्यूनल बेंच खोली जा रही है वो कहां खोली जा रही है? हाँ, जयपुर और जोधपुर के अंदर खोली जा रही है। चलिए फिर आगे देखिए, युवाओं को काउंसलिंग के लिए यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन जो है, हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, उसकी सहायता से जयपुर में एक काउंसलिंग सेंटर खोला जा रहा है। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन की सहायता से युवाओं के लिए काउंसलिंग के लिए एक काउंसलिंग सेंटर कहां खोला गया है? तो ये सिटी हमारी कौन सी है? जयपुर है। फिर आगे देखिए, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है ना। वैसे क्या है, इंडिया के अंदर पुणे जो है हमारी सिटी, वहां पर एक ऐसे ही ओवरऑल इंडिया का एक सेंटर खोला गया है जिसका नाम है महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नेंस एंड सोशल साइंस। यहां पर क्या होता है, गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित जो चीजें, उनके लेसन या उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है। यानी कि नागरिकों के अंदर गांधीवादी मूल्यों का विकास करने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए ये सेंटर खोले गए। तो ऐसा एक सेंटर पुणे के अंदर काम कर रहा है और उसी सेंटर की तर्ज पर राजस्थान के अंदर जो खोला जा रहा है वो कहां है? जयपुर के अंदर। तो इसके अंदर आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, गवर्नेंस, प्रशासन में गांधीवादी मूल्यों का योगदान क्या हो सकता है। और दूसरा सोशल साइंस, सामाजिक जो विज्ञान है उसके अंदर भी गांधीवादी मूल्यों का क्या स्थान हो सकता है, उसको लेकर के यह सेंटर स्थापित किया जा रहा है कहां? जयपुर में। ठीक है,
फिर दिल्ली हाट की तर्ज पर, हाट का मतलब होता है अस्थायी बाजार, कोई छोटा जो लगता है, उसकी तर्ज पर राजस्थान के अंदर कौन सा बाजार विकसित किया जा रहा है? अमृता हाट बाजार। कौन सा बाजार? अमृता हाट बाजार। तो राजस्थान की एक औद्योगिक विकास को लेकर के एक संस्था काम करती है जिसको राजसिको बोलते हैं, हमने क्या बोलते हैं? राजसिको। तो उसके द्वारा अमृता हाट बाजार जो है ये विकसित किए जा रहे हैं। तो इनका हाट, कभी ये हाट मुंबई में लगा दिया जाता है, कभी दिल्ली में, कभी कोलकाता में, कभी कोई दूसरी सिटी के अंदर। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर ये किसका विकसित किया जा रहा है? अमृता हाट जो है उनका विकास किया जा रहा है। तो ये सेम उसी तर्ज पर है जैसा दिल्ली हाट बाजार जो लगता है उसी की तर्ज पर। तो ये हमारा जयपुर था। चलो कुछ और नई चीजें देखो आप। राजस्थान के अंदर 5 नए मेडिकल कॉलेज स्थापना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, ये 5 मेडिकल कॉलेज कहां खोले जा रहे हैं? तो एक तो 12 में खोला जा रहा है, 12 के पड़ोस में ही एक जिला और है, कौन सा? बांसवाड़ा। फिर नागौर, और नागौर के पड़ोस में एक जिला और है, कौन सा? झुंझुनू। और इसके बाद में एक जिला कौन सा? सवाई माधोपुर। तो राजस्थान के अंदर हाल ही में 5 नए मेडिकल कॉलेजों को अनुमति दी गई है। वो कहां कहां खोले गए हैं? 12 के साथ बांसवाड़ा, फिर नागौर, नागौर के साथ झुंझुनू, और एक अलग डिस्ट्रिक्ट अगर लें तो अपने कौन सा? सवाई माधोपुर। इन 5 जिलों में 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। फिर देखो आप, राजस्थान के कुछ शहरों को स्टोन मंडियों के रूप में भी विकसित किया गया है। स्टोन मंडी का मतलब जहां पे पत्थर उद्योग ज्यादा विकसित है। तो पत्थर उद्योग वाली जगह जो लोकेशन है वो मोस्टली अपने कहां है? ब्यावर। ठीक है, इसके बाद में कोटा, कोटा का कोटा स्टोन फेमस है। जालोर, जालोर का ग्रेनाइट फेमस है। राजसमंद, राजसमंद का मार्बल फेमस है। इसी प्रकार से सिकंदरा या दौसा है, यहाँ का भी पत्थर फेमस है। तो कहने का मतलब जहां जहां राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण पत्थर निकाले जाते हैं उन सभी स्थानों को किसके रूप में विकसित किया गया है? स्टोन मंडियों के रूप में विकसित किया गया है। हालांकि ये स्टोन मंडियां अब से पहले भी काम कर रही थी, ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही थी। रिको जो हमारी औद्योगिक विकास की संस्था है, उस रिको के द्वारा राजस्थान के कई जगह के ऊपर पहले भी स्टोन मंडियों का विकास किया गया है। जैसे धौलपुर के अंदर अगर अपने बात करें, करौली के अंदर अपने बात करें, तो यहां पर ऑलरेडी ऐसी स्टोन मंडियां काम कर रही है, लेकिन ये नई खोली गई है। इन स्टोन मंडियों का विकास क्या है? नए रूप में किया गया है। चलिए नेक्स्ट फिर देखिए आप, पाली, बांसवाड़ा और सीकर, इनके अंदर पुलिस रेंज को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, किसको खत्म कर दिया गया? पुलिस रेंज को। एक्चुअल में क्या है? पुलिस रेंज का मतलब महानिरीक्षक लेवल का अधिकारी जहां बैठता है। तो अभी पिछली सरकार ने क्या किया था? इन तीनों को संभाग बना दिया था, है ना? पाली को संभाग बनाया था, बांसवाड़ा को बनाया था, और सीकर को बनाया था। तो अब संभाग बन गया, वहां पे पुलिस रेंज ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। अब नई सरकार आई तो इसने तीनों संभागों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो खत्म करने के साथ ही वो जो पुलिस रेंज बनी थी वो वापस क्या हो गई? समाप्त हो गई। तो एट ए टाइम जो पहले 10 हो गई थी, अब वापस से कितनी हो गई? 7 हो गई, है ना? तो 7 तो पुलिस रेंज काम करती है, और ये 2 कमिश्नरेट काम करते हैं हमारे। कहा? जयपुर में और जोधपुर में। जयपुर और जोधपुर में पुलिस कमिश्नर बैठता है, बाकी अलग अपने राजस्थान के अंदर रेंज कितनी बनी हुई है? 7 पुलिस रेंज बनी हुई है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट सा पॉइंट और देखो आप। ध्वनि प्रदूषण की मॉनिटरिंग करने के लिए, किसकी? ध्वनि प्रदूषण की मॉनिटरिंग करने के लिए रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केंद्र। क्या चीज है ये? रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केंद्र। यानी कि आपको ध्वनि प्रदूषण से संबंधित जो डाटा है वो रियल टाइम में मिले, एक्चुअल टाइम में मिले, उसी समय मिले जब वो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो ये जो डाटा, जो रियल टाइम डाटा होते हैं, जो वास्तविक समय के डाटा होते हैं, उनकी जांच करने या उनको इकट्ठा करने के लिए हमने बनाए ध्वनि जांच केंद्र। ये राजस्थान के कौन से शहरों में स्थापित हुए हैं? तो ये 3 शहर हैं, देखो आप, जयपुर, जोधपुर और कोटा। जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो ये वैसे मेट्रो सिटी के अंदर, ये आपने ये कहें कि बड़ी सिटी के अंदर आते हैं, अपने राजस्थान के स्मार्ट सिटी के अंदर भी आते हैं, है ना? जयपुर, जोधपुर और कोटा। तो राजस्थान के अंदर ये 4 स्मार्ट सिटी है। ठीक है, इन 4 स्मार्ट सिटी के अंदर कोटा है, और उसके बाद में ये जयपुर हमारा। ठीक है, तो जयपुर, कोटा और जोधपुर, तो 3 सिटी के अंदर खोला गया है क्या? रियल टाइम परिवेशी ध्वनि जांच केंद्र। ये भी ध्यान रखना आप, है ना? ये लेटेस्ट चीजें हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली करंट अफेयर के संबंध में पूछी जाएगी। चलिए, ये तो हमारे स्थान हो गए जो जो चर्चित रहे थे। अब अपने कुछ पर्सनैलिटीज के ऊपर बात करते हैं, कुछ ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर बात करते हैं जो जनवरी महीने के अंदर चर्चा में रहे थे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है प्रेमचंद बेरवा का। इनकी अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है जिसको प्रेमचंद बेरवा समिति के नाम से जाना गया है। इस समिति का गठन किस उद्देश्य को लेकर किया गया है? तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल चल रहे हैं हमारे राजस्थान के अंदर, जिनको अपने एमजीएस स्कूलों के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बोलते हैं इनको अपने। तो ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल अब आगे जारी रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पिछली गवर्नमेंट के स्कूल थे शुरू किए हुए, तो इनकी समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई गई है, या इनका रूपांतरण वापस हिंदी मीडियम के स्कूलों में करने के लिए समिति बनाई गई है। तो उप मुख्यमंत्री जो है हमारे डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, उनकी अध्यक्षता में यह समिति बनाई गई है।
अब इस समिति के अंदर कुल मिला के ये 4 लोग शामिल है। तो 3 अन्य लोग और कौन है? गजेंद्र सिंह खीमसर इसके अंदर शामिल है, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इसके अंदर शामिल है, और एक हमारे मंत्री सुमित गोदारा जो है वो भी इसके अंदर क्या है? शामिल है। तो ये 4 सदस्यीय समिति है, ठीक है, जो किस उद्देश्य को लेकर गठित की गई है? महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है उनके रूपांतरण को लेकर के ये समिति जो है वो गठित की हुई है। ठीक, चलिए अब ये राजस्थान हाईकोर्ट को 3 न्यायाधीश और मिले हैं वर्तमान में, ठीक है, 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। अब ये न्यायाधीश जो नियुक्त किए गए ना, ये वास्तव में क्या है? ऑलरेडी न्यायिक अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। न्यायिक अधिकारी का मतलब क्या है? कोर्ट के अंदर ये, या कोई हो सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारी जिनको डीजे बोलते हैं हमने, ठीक है, या कोई हो सकता है कि कोर्ट के अंदर रजिस्ट्रार के रूप में काम कर रहा हो कोई व्यक्ति। किसके रूप में? रजिस्ट्रार के रूप में। तो इनका भी क्या होता है? कोटा होता है हाई कोर्ट के अंदर, इनका भी क्या होता है? कोटा होता है। मतलब जैसे राजस्थान के अंदर हाई कोर्ट में टोटल अधिकतम न्यायाधीश जो है वो कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। जैसे अब उस 50 में मान लो 10 न्यायाधीश का कोटा है कि वो न्यायिक अधिकारियों वाली कैटेगरी से आएंगे। तो जैसे ही वो सीटें खाली हो जाती है, न्यायिक अधिकारी वाली न्यायाधीश रिटायर हो जाते हैं, तो उनकी जगह फिर नए न्यायाधीश जो है उनको न्यायिक कोटे से ही क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो अभी हाल ही में राजस्थान के 3 न्यायिक अधिकारी जो है इनको हाईकोर्ट के जज बनाया गया है। पहला नाम किसका है? चंद्रशेखर शर्मा का। ये जोधपुर मेट्रो जो डीजे, उसके डीजे के रूप में काम कर रहे थे, डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में। ये प्रमील कुमार माथुर, इनका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राजस्थान हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पद पर काम कर रहे थे। किसके पद पर? रजिस्ट्रार के पद पर। तो इनको हाईकोर्ट का क्या बना दिए गए? जज बना दिए गए। और एक व्यक्ति और बनाए गए हैं, सीपी श्रीमाली, चंद्र प्रकाश श्रीमाली के नाम से। तो हाल ही में राजस्थान के हाईकोर्ट में किन तीन न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है? तो पहला नाम किसका है? चंद्रशेखर शर्मा का है, दूसरा नाम प्रमील कुमार माथुर का है, तीसरा नाम चंद्र प्रकाश श्रीमाली का। अब ये जब प्रमील कुमार माथुर को रजिस्ट्रार के पद से न्यायाधीश बना दिया गया है, तो हमारे नए न्यायाधीश या नए जो रजिस्ट्रार बनाए गए हैं वो कौन है? चंचल मिश्रा। ध्यान रखना, अभी आरएस वाले पेपर के अंदर तो इनके बारे में पूछा गया था, प्रमील कुमार माथुर के बारे में। अब हो सकता है ये पूछ ले कि राजस्थान हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार जनरल कौन बनाए गए हैं? ठीक है, तो किसको बनाया गया? चंचल मिश्रा को बनाया गया है। इससे पहले कौन थे यहाँ पे? प्रमील कुमार माथुर, है ना। तो एक चंद्रशेखर है, एक चंद्र प्रकाश है, और एक कौन है? प्रमील कुमार माथुर है। इन 3 को हाईकोर्ट के जज के रूप में क्या किया गया है? नियुक्ति दी गई है। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन काम कर रहे हैं? MM श्रीवास्तव काम कर रहे हैं। कौन है? MM श्रीवास्तव। और इन 3 की नियुक्ति होने के बाद में एट ए टाइम राजस्थान के हाईकोर्ट में न्यायाधीश संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो वो है 33। अभी जो वर्किंग में काम कर रहे हैं न्यायाधीश राजस्थान हाईकोर्ट में वो कितने? 33 है। अधिकतम संख्या इनकी कितनी हो सकती है? 50 हो सकती है। यानी कि अभी भी 17 पद जो है वो हमारे न्यायाधीशों के क्या है? खाली है। ठीक है, चलो चंचल मिश्रा का नाम आ गया। सुधांश पंत, ये एट ए टाइम हमारे क्या है? मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी हमारे राजस्थान के। इनको राज्य सहकारी विकास समिति का अध्यक्ष बनाया गया। किसका अध्यक्ष बनाया गया? राज्य सहकारी विकास समिति का। एक्चुअल में क्या है, राजस्थान के अंदर ये सहकारिता के विकास के लिए एक समिति बनी हुई है। अब ये समिति इतना कोई अच्छा काम नहीं कर रही है। मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत बार बताया कि राजस्थान में कोऑपरेटिव मूवमेंट जो था, सहकारी आंदोलन जो था, वो फेल हो गया धीरे धीरे करके। जितने भी उद्योग थे सहकारी क्षेत्र में वो लगभग क्या हो गए? समाप्त हो गए। अब उनको दोबारा जिंदा करने के लिए या दोबारा उनका रिन्यूअल करने के लिए एक समिति गठित की गई है राज्य सहकारी विकास समिति के नाम से, और उसके अध्यक्ष जो बनाए गए हैं वो खुद हमारे मुख्य सचिव बनाए गए हैं। कौन? सुधांश पंत के नाम से। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखना थोड़ा सा। राजीव दत्ता, इंपॉर्टेंट सा नाम है एक, राजीव दत्ता का राजस्थान कुश्ती संघ के अध्यक्ष बनाए गए हैं हाल ही में। किस पद पर नियुक्ति दी गई है इनको? राजस्थान कुश्ती महासंघ या कुश्ती संघ जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए। निर्मला रावत, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, जयपुर से संबंध रखती है ये, और इनको विश्व पैरा थ्रो बॉल महासंघ के अध्यक्ष बनाए गए, है ना। ये एक क्या है? विकलांगों के द्वारा बॉल फेंकने वाला ये जो खेल होता है, ठीक है, ओलंपिक में भी शामिल रहता है, इसको बोलते हैं पैरा थ्रो बॉल। पैरा का मतलब क्या है? विकलांगता को लेकर। तो पैरा थ्रो बॉल का एक जो वर्ल्ड लेवल का जो महासंघ काम करता है, उसकी अध्यक्ष बनाई गई है राजस्थान की कौन सी व्यक्तित्व? निर्मला रावत को बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जितनी भी हमने यहां कवर की है। चलिए नेक्स्ट, विक्रम सिंह राठौड़। ठीक है, कहां से संबंध रखते हैं? बाड़मेर से। अब ये एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो बाड़मेर वाली साइड में ऐसे लोग जो घुमंतु प्रकृति के होते हैं, जैसे जिनको अपने गाड़िया लुहार बोल दो, या कोई और ऐसी जातियां होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या है? मूवमेंट करती रहती है ना। कुछ ऐसी होती है जो 6 महीने रुक जाती है, फिर कहीं दूसरी जगह चल जाती है, कोई साल 2 साल रुकती है। तो मोस्टली ये लोग क्या करते हैं? शहरों के अंदर इनको जहां खाली जगह मिल जाती है वहां पर ये अपनी झोंपड़ियां बना लेते हैं और वहां रहना शुरू कर देते हैं।
फिर कहीं और चले जाते हैं। तो इनकी मनोदशा को समझते हुए या इनके दुख को समझते हुए बाड़मेर के एक व्यक्ति हैं विक्रम सिंह राठौड़, उन्होंने एक आंदोलन चलाया पश्चिमी राजस्थान में। अभी थोड़े टाइम पहले ही चल रहा है ये आंदोलन, अभी भी चल रहा है। उन्होंने क्या किया, ऐसे जो गुमंतु, अर्ध गुमंतु और विमुक्त जो जातीय परिवार थे उनको छोटे छोटे जगह दिलवाई है ताकि अपना पक्का घर बना के या वहां पर अपना स्थायी आवास बना के रह सके। तो राजस्थान सरकार ने भी इस मुहिम में उनकी सहायता की, है ना, कि ऐसे परिवारों को बसाया जाना चाहिए। तो उसके अंदर उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में घोषित किया गया है ना। तो राजस्थान सरकार के द्वारा गुमंतु, अर्ध गुमंतु, विमुक्त जातीय परिवारों के लिए आवासीय भूखंड आवंटन के लिए संचालित महाअभियान के ये क्या बनाए गए हैं, ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। तो याद रखना इनका नाम विक्रम सिंह राठौड़ के नाम से। चलो नेक्स्ट एक व्यक्तित्व है राजेश निर्वाण के नाम से। ये वैसे क्या राजस्थान कैडर के आईपीएस हैं वैसे, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं, ये राजस्थान के अंदर काम कर रहे हैं। इनको क्या बनाया गया, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जिसको बीसीएएस के नाम से बोलते हैं अपने, उनका डीसी पद नियुक्त किया गया। डिस्ट्रिक्ट जज जो है उनका, उसका क्या बनाया गया, इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज नहीं, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल के नाम से, ठीक है, महानिदेशक के नाम से। अब ये क्या है एक्चुअल में, इसको समझने की जरूरत आपको वैसे नहीं है। सिविल एविएशन का मतलब होता है जो उड़ान, जहां जहां एयरपोर्ट होते हैं हमारे, जहां से सिविल एविएशन उड़ान भरी जाती है, वहां पर सिक्योरिटी पर्पज को लेकर बहुत सारे लोगों की नियुक्ति की जाती है ना। तो उनका एक अलग से महानिदेशक मान लो आप, तो उस महानिदेशक के पद पर नियुक्ति की गई है किसकी, राजेश निर्वाण की, है ना। राजस्थान कैडर के ये क्या है, आईपीएस है। चलो भानु भारती और दौलत वेद, इनकी नियुक्ति किस पद पर की गई है, तो नेशनल अप्रेजल कमेटी है, एनएसी बनी हुई है। और ये एनएसी कमेटी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है, तो ये मंत्रालय कौन सा, संस्कृति मंत्रालय भारत का। तो कल्चरल मिनिस्ट्री है भारत की, उसके नीचे ये कमेटी काम करती है, नेशनल अप्रेजल कमेटी बोलते हैं। उसके सदस्य मनोनीत किए गए, उसके क्या किए गए, सदस्य मनोनीत। कौन कौन लोग हैं, भानु भारती, है ना, संगीत से जुड़ा हुआ एक इंपॉर्टेंट नाम है भानु भारती का। नृत्य के अंदर भी इनकी निपुणता है, कथक नृत्य के अंदर हमने भानु भारती का नाम पढ़ा था। इनकी एक मंडली भी काम करती है भानु भारती मंडली के नाम से। तो एक दौलत वेद नाम से एक व्यक्ति है, तो इन दोनों को इस अप्रेजल कमेटी के अंदर क्या किया गया है, सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, डॉक्टर बलबीर सिंह, ठीक है, सही कर लेना आप इसको थोड़ा सा, डॉक्टर बलबीर सिंह, इनको क्या किया गया है, वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025 जो भारत में आयोजित होनी है, ठीक है, कौन सी, वर्ल्ड हेल्थ समिट जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा आयोजित होती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा आयोजित की जाती है। तो 2025 की ये वर्ल्ड हेल्थ समिट भारत में आयोजित होगी और इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राजस्थान के एक डॉक्टर जिनका नाम क्या है, बलबीर सिंह के नाम से। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ समिट की अध्यक्षता जो है वो करेंगे कौन, बलबीर सिंह। चलिए नीरज चौधरी, इनका नाम काफी चर्चा में रहता है ना। ये एक पर्वतारोही है, स्कीइंग करते हैं। पर्वतारोहण को क्या बोलते हैं अपने, स्कीइंग बोलते हैं, ठीक है, या वो जो पर्वतों के ऊपर, बर्फ के ऊपर जो चलने का काम होता है पैराशूट के माध्यम से, उसको भी क्या बोला जाता है, स्कीइंग बोला जाता है। तो ये पर्वतारोही है ना। और वैसे क्या है, राजस्थान के अंदर ये एक आईएन के रूप में काम कर रहे हैं। जो हमारा सार्वजनिक निर्माण विभाग है राजस्थान सरकार का, उसके अंदर एक आईएन के पद पर काम करते हैं। इनको राजस्थान के निर्वाचन विभाग के द्वारा राजस्थान का स्टेट आइकन घोषित किया गया है। ठीक है, जो हमारा स्टेट जो चुनाव आयोग है, हमारा निर्वाचन आयोग जो है हमारा, उसके द्वारा राजस्थान का क्या बनाया गया, इनको स्टेट आइकन बनाया गया है। ठीक है, तो इससे पहले शायद इस पद के ऊपर कौन थे, वो एक जयपुर के खिलाड़ी है जिनको इस पद के ऊपर ब्रांड एम्बेसडर या स्टेट आइकन बनाया हुआ था। अब उनकी जगह जो है वो किसको बनाया गया, नीरज चौधरी को बनाया गया। ठीक है, चलो हाल ही में निधन या मृत्यु के संबंध में अगर अपने बात करें तो एक व्यक्ति है रुस्तम फिरोज सोनेवाला के नाम से, है ना। चिकित्सा जगत में एक इंपॉर्टेंट नाम है ये, रुस्तम फिरोज सोनेवाला के नाम से। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, जिसकी अभी अपने बात कर रहे थे, जहां पे हेमाटोलॉजी और वो पैट मशीन स्थापित की गई थी जिस यूनिवर्सिटी में, उस यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे ये। तो उस समय प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल साइंस के अंदर राजस्थान में कोई दूसरी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ करती थी। तो निजी क्षेत्र के अंदर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्होंने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की थी, कहां, जयपुर में। इनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हुआ है सोनेवाला के नाम से। ठीक, चलो कुछ और व्यक्तियों की बात करते हैं। प्रोफेसर गोविंद शर्मा, है ना, एक बड़े साहित्यकार है गोविंद शर्मा जो है ना। इनके द्वारा हाल ही में एक किताब लिखी गई है, अठे सुअस प्रभुता उठे, अठे सुअस प्रभुता उठे, जहां जहां प्रकाश है वहां वहां प्रभुता है। ठीक है, जहां जहां प्रकाश है वहां वहां प्रभुता है। इस नाम से इन्होंने एक राजस्थानी निबंध संग्रह जो है उसकी क्या की है, रचना की, और खुद राज्यपाल महोदय के द्वारा इसका क्या किया गया, लोकार्पण किया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट सी किताब है। पूछ सकता है आपसे कि अठे सुअस प्रभुता उठे नामक राजस्थानी निबंध संग्रह की रचना हाल ही में किसके द्वारा की गई, तो ये व्यक्ति कौन है, प्रोफेसर
गोविंद शर्मा के नाम से। ठीक, और देखिए आप हरचंद नाहटा के नाम से, बीकानेर के एक बड़े समाज सेवी के रूप में, बड़े भामाशाह के रूप में इनका नाम आता है। बीकानेर के अंदर नाटा परिवार है ना, जो पुराने औद्योगिक घरानों के अंदर इनका नाम आता है, उसके एक व्यक्तित्व है जिनका नाम क्या है, हरचंद नाटा के नाम से। इनके ऊपर वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है हमारे भारत सरकार की, उसके द्वारा 25 रुपए का एक सिक्का जारी किया गया है। 25 रुपए का क्या जारी हुआ है, सिक्का जारी हुआ है। ठीक है, तो हरचंद नाटा के नाम से। इसके बाद में ये व्यक्ति देखो, एक छोटे बालक है, अरमान अग्रवाल के नाम से, जयपुर के। चीन के अंदर हाल ही के अंदर वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड आयोजित हुआ था, है ना। पूरे वर्ल्ड लेवल के ओलंपियाड होते हैं इसमें, जिसके अंदर कक्षा 6, 7, 8 तक के जो बच्चे होते हैं वो इसके अंदर भाग लेते हैं, है ना। जूनियर वर्ग में भी होता है और सीनियर वर्ग में भी होता है। तो सीनियर वर्ग के अंदर अरमान अग्रवाल ने भाग लिया था। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र छात्र थे ये। तो ये चीन में आयोजित हुआ और इन्होंने इस ओलंपियाड के अंदर कौन सा पदक जीता, रजत पदक जीता, है ना। तो राजस्थान के वो छात्र जिन्होंने वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में रजत जीत के लाए हैं वो कौन है, अरमान अग्रवाल है। अब ऐसा ही एक साइंस ओलंपियाड, जूनियर साइंस ओलंपियाड के नाम से आयोजित हुआ था, कहां, बुखारेस्ट, रोमानिया। रोमानिया की राजधानी का नाम क्या है, बुखारेस्ट, वहां पे आयोजित हुआ। और उसके अंदर राजस्थान की तरफ से प्रणति माथुर इन्होंने भाग लिया और इन्होंने फिजिक्स के अंदर स्वर्ण पदक जीता और केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने क्या जीता, रजत पदक जीता। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट के अंदर पदक जीत कर लाने वाली व्यक्तित्व जो है वो कौन है, प्रणति माथुर है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में, ये कौन सा ओलंपियाड था, मैथमेटिकल ओलंपियाड था, और ये कौन सा है, साइंस ओलंपियाड। तो साइंस ओलंपियाड के अंदर पदक जीतने वाली छात्रा जो है वो कौन है, प्रणति माथुर है। ये जोधपुर से संबंध रखते हैं। और अरमान अग्रवाल कहां से संबंध रखते हैं, जयपुर से संबंध रखते हैं। ठीक, फिर ये एक प्रिंसिपल है शीला आसोपा के नाम से, है ना। जोधपुर के अंदर एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, और उस गर्ल्स स्कूल की ये क्या है, प्रिंसिपल है। इनको नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, है ना, जिसकी बार बार चर्चा हम स्कूल मैनेजमेंट में करते हैं, एनसीटीई जिसको बोलते हैं अपने, है ना। सरकार यानी कि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो नियमावली बनाती है, जैसे रीट की या सीटेट की या जो भी नियमावली है, वो किसके द्वारा तैयार की जाती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के द्वारा तैयार होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे मेंटर को नियुक्त किया जाता है। मेंटर का मतलब होता है जो सलाह देने वाले हो या कोई प्रारूप को तैयार करने वाले लोग होते हैं, उनको बोलते हैं हमने, है ना। तो ये एनसीटीई के द्वारा नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग कार्यक्रम के अंतर्गत इनको नेशनल मेंटर के रूप में क्या किया गया है, चयनित किया गया। ठीक है, तो एनसीटीई के अंदर नेशनल मेंटर बनने वाली जो महिला व्यक्तित्व है वो कौन है, शीला आसोपा है। ठीक, तो ये हमारे कुछ अन्य व्यक्तित्व थे। और चलो अब इस जनवरी मंथ के अंदर महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान किन किन लोगों को दिए गए, या राजस्थान का अगर कोई नवाचार रहा है जिसमें राजस्थान को सम्मान मिला है तो उसकी बात करते हैं अपने। सबसे पहली बात तो यह है कि राजस्थान प्रधान खनिज की नीलामी के अंदर, कौन से खनिज, प्रधान खनिज। प्रधान खनिज वो होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट की नियमावली के अंदर, जो खनिज नियमावली होती है, मिनरल जो रूल्स होते हैं उनके अंदर उनको शामिल किया हुआ होता है, तो ये इनको प्रधान खनिज बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रधान खनिजों की नीलामी के अंदर देश में प्रथम स्थान पर रहने वाला राज्य जो है वो कौन है, हमारा राजस्थान। पिछली बार भी फर्स्ट नंबर था हमारा पूरे इंडिया के अंदर। मेजर मिनरल ब्लॉक बोलते हैं अपने इसको, प्रधान खनिज ब्लॉक बोलते हैं इनको। तो प्रधान खनिज ब्लॉक की नीलामी में ओवरऑल पिछली बार भी राजस्थान फर्स्ट रैंक पे था, इस बार भी फर्स्ट रैंक पे है। इस बार कितने खनिज पट्टे आवंटित हुए हैं, 47। ठीक है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा 22 जो खनिज पट्टे जारी किए गए हैं वो लाइमस्टोन को लेकर जारी किए गए। चुना पत्थर जो है उसके सबसे ज्यादा पट्टे जारी हुए लाइमस्टोन के। ठीक है, आप तो इतना याद रख लेना कि राजस्थान की प्रधान खनिज ब्लॉक्स की नीलामी के अंदर देश में कौन सा स्थान है, तो फर्स्ट पोजीशन में। फिर देखिए आप, ये एक प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया एक प्रोग्राम है जिसको लखपति दीदी प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, यानी कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रोग्राम शुरू किया हुआ है ना। तो इसके अंदर लखपति दीदी डिजिटल आजीविका रजिस्टर, ठीक है, लखपति दीदी डिजिटल आजीविका रजिस्टर, इसके शीर्ष 2 राज्यों के अंदर शामिल है कौन, राजस्थान। मध्य प्रदेश का इसमें फर्स्ट रैंक है और अपने राजस्थान की इसमें क्या है, सेकंड रैंक है। तो लखपति दीदी डिजिटल आजीविका कार्यक्रम के अंदर राजस्थान की रैंक सेकंड है। प्रधान खनिज ब्लॉक नीलामी के अंदर राजस्थान की रैंक क्या है, फर्स्ट है। फिर और देखिए आप, वर्ष 2024 का प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है, कौन सा, किशोरपुरा। कौन सी लोकेशन का है, कौन से जिले का है, कोटा। तो कोटा का किशोरपुरा थाना जो है वो राजस्थान का वर्ष 2024 का बेस्ट पुलिस स्टेशन घोषित किया गया, सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया। फिर और देखिए, स्कोच अवार्ड, है ना, कौन सा अवार्ड, स्कोच अवार्ड। एक्चुअल में क्या है, ये स्कोच नाम का एक ग्रुप है भारत के अंदर, ठीक है, स्कोच बोलते हैं इसको, SCOCK, स्कोच।
ठीक है, ये ग्रुप है, कहने का मतलब ये स्वतंत्र रूप से क्या करता है, एक ऐसा एक अवार्ड देता है हर साल। ठीक है, ये अवार्ड डिजिटल साक्षरता या डिजिटल इनोवेशन के लिए दिया जाता है, डिजिटल नवाचार के लिए दिया जाता है। यानी कि अगर हमने ऐसा कोई काम किया है जो कि ऑनलाइन सेक्टर में या इंटरनेट सेक्टर में या डिजिटल सेक्टर में अपने आप में क्या एक नवाचार हो, तो उसके लिए ओवरऑल इंडिया के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता है और बड़ा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है इसको। स्कॉच ग्रुप के द्वारा अगर कोई अवार्ड किसी व्यक्ति या किसी संस्था को दिया जाता है तो अपने आप में एक गौरव की बात है। तो राजस्थान के अंदर जयपुर स्मार्ट सिटी को ये पुरस्कार उनके द्वारा दिया गया है। किस बात के लिए दिया गया है? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। कौन सा? इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के नवाचार के लिए। ये एक्चुअल में क्या है, जितने भी हमारे पुलिस स्टेशन वगैरह है उनके अंदर एक अभय कमांड सेंटर खोले गए हैं। ठीक है, जहां पर आप कभी भी कॉल करो आपको तुरंत सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, है ना। 10 सेकंड के अंदर आपको या 10 मिनट के अंदर आपको क्या मिलेगी? सहायता मिलेगी। अभी पिछले दिनों आपने एक चीज देखी होगी, जयपुर की वो एक लड़की थी जो कोचिंग से आ रही थी, है ना, और उसका कुछ लोग पीछा कर रहे थे, है ना। उसको पता था और उसने तुरंत अभय कमांड सेंटर के ऊपर फोन किया, तो वो वहां पे जब सायरन बजा तो तुरंत उस लड़की की लोकेशन को ट्रेस किया गया और तीसरे चौथे मिनट में वहां पे पुलिस जो है, महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस जो है वो पहुंचती है, उससे पूछा जाता है और उसने उन 3 लड़कों के नाम बताए और उन तीनों को उसी समय उन्होंने क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया। उनके पास हथियार भी थे, पिस्टल भी निकली, हो सकता है वो उस लड़की के मर्डर के इरादे से आए, लेकिन ये इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर होने की वजह से उसकी जान बच गई। तो कहने का मतलब 2 मिनट के अंतराल पर पुलिस आपके लिए उपलब्ध होगी। तो इसमें क्या है, पूरे जयपुर जिले के जितने भी थाने हैं सिटी के, वो सारे पैन बटन से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही आप उसके ऊपर कॉल करोगे, नजदीकी जो भी पुलिस स्टेशन होगा उसके वहां पर तुरंत वो कॉल ट्रांसफर होगी, वहां से तुरंत एक कमांड जीप जो है या गाड़ी जो है वो आएगी और आपकी तुरंत उसमें क्या मिलेगी? हेल्प मिलेगी। तो इस नवाचार के लिए, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए जयपुर स्मार्ट सिटी को दिया गया है कौन सा अवार्ड? स्कॉच अवार्ड। पिछले साल भी 3 चीजों के लिए हमें ये अवार्ड मिले थे, है ना, लेकिन वो तो गई बातें होगी, उनके ऊपर बात करने की वो अब सेंस नहीं है, लेकिन ये वाला नया है इसलिए आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में देखो, गणतंत्र दिवस के मौके पर राजस्थान भारत सरकार के द्वारा जो पद्म अवार्ड दिए जाते हैं, जो सबसे बड़े अवार्ड माने जाते हैं, उसमें पद्मश्री अवार्ड से राजस्थान के 3 व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया है। तीनों के नाम इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, सबसे इंपॉर्टेंट नाम है ये। देखो इसके अंदर पहला नाम आता है शीन काफ निजाम का, जिनका मूल नाम तो वैसे शिव किशन बिस्सा है, ठीक है, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदल के क्या कर लिया? शीन काफ निजाम कर लिया, क्योंकि ये पोएट्री लिखते थे। क्या लिखते थे? पोएट्री। और अपने फ्रेंड्स के साथ रहते थे तो वो ज्यादातर क्या उर्दू के लोग ही थे, तो इन्होंने अपना नाम ही क्या रख लिया? उर्दू ही रख लिया, शीन काफ निजाम के नाम से। तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी अभी, गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियां। गुमशुदा दायर की गूंजती घंटियां, इस पुस्तक के लिए इनको यह पद्मश्री दिया है। ये जोधपुर से संबंध रखते हैं और इनका जो फील्ड बनाया गया है पद्मश्री का वो कौन सा है? शिक्षा और साहित्य, एजुकेशन एंड लिटरेचर। तो शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में इस पुस्तक के लिए जोधपुर निवासी शीन काफ निजाम को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इसी प्रकार से एक व्यक्तित्व है बैजनाथ महाराज के नाम से, सीकर से संबंध रखते हैं, अध्यात्म की दुनिया में इनका बड़ा नाम है ना। योग सिखाना, योगासन सिखाना, इसके साथ साथ ध्यान मुद्रा करवाना, इनके अंदर बैजनाथ महाराज का नाम महत्वपूर्ण है। तो प्राचीन भारतीय संस्कृति को जीवित रखने के मामले में इनको अमूल्य योगदान है, इसलिए सीकर निवासी इनको अध्यात्म के क्षेत्र में क्या दिया गया है? पद्मश्री दिया गया है। तीसरे ऐसे व्यक्तित्व है बेगम बैतूल के नाम से, इनका नाम पहले भी आया है, मैंने जब आपको राजस्थान के अंदर मांड गायकी बताई थी, है ना, तो जयपुर की एक गायिका के बारे में मैंने आपको बताया था, कौन सी? बेगम बैतूल के नाम से। ठीक है, तो वो बेगम बैतूल जो है वो जयपुर की है और कौन है? मांड गायिका है। तो इनको भी गायन के अंदर, म्यूजिक के अंदर क्या दिया गया है? पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पद्मश्री मिलना अपने आप में एक गौरव की बात है। राजस्थान के किसी व्यक्ति को अगर मिलता है, पिछली बार भी हर साल ये एक दो मिलते ही, तो जब भी ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं उस समय ये चर्चा में रहते हैं और अक्सर परीक्षा के अंदर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन छप सकता है कि राजस्थान के किस एक व्यक्तित्व को हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया था, तो उसमें कोई भी अन्य नाम जो पिछले सालों का रहा है उसमें से दे सकता है कोई ना कोई नाम, है ना। बाकी ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, शीन काफ निजाम के नाम से, बैजनाथ महाराज के नाम से और बेगम बैतूल के नाम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपने और देखते हैं। मानक अलंकरण, बड़ा इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये। मानक अलंकरण किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? पत्रकारिता या जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है और राजस्थान का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है मानक अलंकरण। इस बार यानी कि
2024 और 2023 दोनों वर्षों का एक साथ दिया गया था। एक्चुअल में 2022 का भी दिया गया था ये, ठीक है, तीनों वर्षों का एक साथ ही दिया गया था, लेकिन अपने ये दो याद रख लें तो महत्वपूर्ण है, करंट वाले पूछते हैं मोस्टली। तो इसमें 2024 में जो दिया गया है वो 43वां है और 2023 वाला कौन सा है, 42वां है। 2024 वाला ये पुरस्कार दैनिक भास्कर के एक पत्रकार हैं जिनका नाम क्या है, महावीर शर्मा के नाम से। कौन है, महावीर शर्मा। महावीर शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। और 2023 के लिए यह पुरस्कार अमित बैजनाथ गर्ग को दिया गया है। ये किसी पत्रकार से स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, किसी न्यूज़पेपर ग्रुप से जुड़े हुए नहीं है, कहने का मतलब ना पत्रिका से जुड़े, भास्कर इस तरह के कोई भी ऐसा न्यूज ग्रुप नहीं है जिससे ये जुड़े हुए हैं। इंडिपेंडेंट पत्रकार हैं, ये स्वतंत्र पत्रकार है जिनका नाम क्या है, अमित बैजनाथ गर्ग के नाम से। तो ये दो व्यक्ति हैं जिनको वर्ष 2023 और 2024 का कौन सा अवार्ड दिया गया है, मानक अलंकरण पुरस्कार से सम्मानित किए गए। आगे चलिए आप, पंडित जाबरमल शर्मा व्याख्यान पुरस्कार। पंडित जाबरमल शर्मा को अपने राजस्थान में पत्रकारिता का अग्रदूत बोलते हैं, तो उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार स्थापित किया हुआ है। तो ये पुरस्कार जो है ये भी किस श्रेणी में दिया जाता है, पत्रकारिता में ही दिया जाता है। लेकिन ये पत्रकारिता के अंदर किस काम के लिए दिया जाता है, तो ये कहानी लिखने के लिए, कविता लिखने के लिए दिया जाता है। आप देखते हो ना न्यूज़पेपर के साइड में बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे कॉलम आते हैं ऐसे, जिनके अंदर अलग अलग गद्य की श्रेणियों के लेख लिखे हुए होते हैं, तो उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है पंडित जाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार के नाम से। तो ये कहानी संग्रह के लिए जिस महिला को मिला है उनका नाम क्या है, उमा। क्या नाम है, उमा। और ये कहां की रहने वाली है, जयपुर की। और कौन सी कहानी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है, सपना नाम की कहानी के लिए। ठीक है, किसके लिए, सपना नाम की कहानी के लिए दिया गया है। जयपुर निवासी है, उमा इनका नाम है। और कौन सा अवार्ड दिया गया इनको, जाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार। फिर कविता के लिए, कविता संग्रह के लिए एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, कुलदीप सिंह बाटी। ठीक है, और कहां से संबंध रखते हैं, जोधपुर से। इनकी एक कविता थी कौन सी, पूर्णता की ओर। कौन सी कविता है, पूर्णता की ओर। तो इस कविता के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो दो व्यक्तित्व हैं जिनको एक कहानी संग्रह के लिए और दूसरा कविता संग्रह के लिए यह पुरस्कार प्रदान किए गए। एक का नाम उमा है, दूसरे का नाम क्या है, कुलदीप सिंह बाटी है। एक की कृति का नाम सपना है, दूसरी की कृति का नाम क्या है, पूर्णता की ओर है। एक का संबंध जयपुर से है, दूसरे का संबंध किससे, जोधपुर से। ठीक, तो ये तीसरा पुरस्कार हो गया। चलिए चौथा पुरस्कार देखिए आप, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। डॉक्टर कोमल कोठारी का संबंध भी राजस्थान के पत्रिका ग्रुप से रहा है ना। यानी कि ये क्या है, राजस्थान पत्रिका के संस्थापक मान लो आप, या उनके प्रचार प्रसारक मान लो आप, कोमल कोठारी जो है। तो इनकी स्मृति के अंदर भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाता है ना। अब तो मृत्यु हो गई, बताया मैंने आपको। कोमल कोठारी का संबंध जो है वो कौन से संस्थान से, रूपायन संस्थान से। कौन सा, रूपायन संस्थान, जो बोरुंदा में काम करता है ना, जो विजयदान देथा के साथ मिलकर स्थापित किया गया था, तो वही कोमल कोठारी है। तो इस अवार्ड के अंदर क्या है, कथकली नृत्य के लिए यह अवार्ड दिया गया है किसको, गणपत सखाराम को, जो कहां के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र के रहने वाले। इसी प्रकार से इनका भवई नृत्य के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इनका नाम मैंने आपको भवई नृत्य में भी बताया था, क्या नाम है इनका, स्वरूप सिंह शेखावत। कहां के रहने वाले हैं, जयपुर के। स्वरूप सिंह शेखावत का संबंध जो है वो किससे है, हाँ जयपुर से है। और ये कौन से नृत्य के महान कलाकार माने जाते हैं, भवई नृत्य के। भवई वही मटके रखकर और ऊपर तरह तरह के करतब दिखाना है ना, तलवारों के ऊपर डांस करना, वो वाले जो डांस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, भवई डांस। तो जयपुर के स्वरूप सिंह शेखावत जो, उनको कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक आध कोई और है तो देख लेते हैं, महेश गुर्जर। ठीक है, इनका नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कौन सी कला से जुड़े हुए चित्रकार हैं, फट चित्रकला से जुड़े हुए कलाकार हैं। तो फट चित्रकला में शाहपुरा का जो परिवार है हमारा वो फेमस है, लेकिन इनका संबंध जो है वो किससे, टोंक से। और इनको हाल ही में रूस की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम क्या है, सेंट पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन, उनके द्वारा क्या किया गया, इनको सम्मानित किया गया। ठीक है, तो रूस के विश्वविद्यालय से सम्मानित होने वाले राजस्थान के फट चित्रकार जो है वो कौन है, महेश गुर्जर। फिर और देखिए, डॉक्टर लीला बोर्डिया के नाम से, जयपुर की है ये। अब डॉक्टर समझ के ये मतलब समझ लेना कि ये कोई चिकित्सा की डॉक्टर है, नहीं, ये पीएचडी धारी एक महिला है ना, प्रोफेसर के रूप में, जिनको ब्लू पोट्री के लिए अवार्ड दिया गया है। किसके लिए, ब्लू पोट्री, वही ब्लू पोट्री जो कृपाल सिंह शेखावत वाली है ना, जयपुर की फेमस है। उसी पोट्री के लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो किसने सम्मानित किया है, तो ऑल इंडिया पोट्री मैन्युफैक्चर एसोसिएशन जो है उसने इनको यह सम्मान दिया। तो आप तो इतना याद रखो कि ब्लू पोट्री के लिए हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया व्यक्ति तो कौन है, तो कौन है, डॉक्टर लीला बोर्डिया, डॉक्टर लीला बोर्डिया के नाम से। ठीक है, फिर देखो आप, सचिन मित्तल और एस सेंगधीर के नाम से, ये दो व्यक्ति हैं। राज्यपाल के द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। किससे, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। किसको, किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, ध्यान रखना।
अब एक व्यक्तित्व की और बात बताता हूं मैं आपको, आईजी सत्येंद्र सिंह के नाम से। इनको भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा, किसके द्वारा? भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा किस पदक से सम्मानित किया गया है? राष्ट्रपति पुलिस पदक। देखो दोनों पुरस्कार सेम है, ठीक है। अब क्वेश्चन जब आएगा तो एक में राज्यपाल देके पूछेगा, तब तो आंसर हमारा क्या है? सचिन मित्तल और एस सेंगधीर, ये पुलिस सेवा के अधिकारी है हमारे। जबकि यही क्वेश्चन अगर गृह मंत्रालय का रेफरेंस देके पूछा जा रहा है तो हमारा आंसर जो है वो क्या होगा? हाँ, आईजी सत्येंद्र सिंह जो है, इनको राष्ट्रपति पुलिस पदक जो है वो प्रदान किया गया है, ठीक है। चलो, मेजर जनरल सुरेश भाम्बू के नाम से, है ना। अब ऐसा ही एक व्यक्तित्व जो है वो हमने शहीद किया था, है ना, भारत भूमि की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। वो हनुमानगढ़ के रहने वाले थे, विकास भाम्बू। नाम सुना है विकास भाम्बू का, जिनको पिछले दिनों अवार्ड भी दिया गया था, और जो शहीद हुए थे जम्मू कश्मीर के अंदर, है ना, आतंकवादियों से लोहा लेते हुए। ये अलग व्यक्ति हैं, ये मेजर जनरल सुरेश भाम्बू के नाम से, और ये गंगानगर से संबंध रखते हैं। कहां से? गंगानगर से। इनको हाल ही के अंदर युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। अपने आप में बड़ा गौरवपूर्ण सम्मान है ये, ठीक है। कौन सा सम्मान है? युद्ध सेवा मेडल, वॉर सर्विस मेडल के नाम से सम्मानित किया गया। ये एट ए टाइम क्या है? असम राइफल्स के अंदर महानिरीक्षक के पद पर कार्यरत है। असम राइफल्स वो राइफल है जो पूर्वोत्तर भारत के अंदर शांति स्थापना के अंदर इंपॉर्टेंट योगदान दे रही है, क्योंकि बहुत सारे आतंकवादी प्रकार के ग्रुप जो है वो पूर्वोत्तर भारत में काम करते हैं, जैसे नागा विरोधी हैं या कोई भी सिक्किम के हैं बहुत सारे, तो उनको दबाने में या वहां पे शांति स्थापना करने के अंदर इनका अहम रोल है वहां पे। तो उसी सेवा को देखते हुए इनको युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा, मेजर जनरल सुरेश भाम्बू के नाम से, जो कहां से संबंध रखते हैं? हाँ, गंगानगर से संबंध रखते हैं। फिर देखिए दिनेश चंद्र कुम्हार। अब कुम्हार नाम आया है तो निश्चित बात है इनके कुम्हार शब्द काम में लेने का रीजन ये है कि टेराकोटा कला से जुड़े हुए कलाकार हैं। तो मोलेला की जो टेराकोटा है उसके लिए इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तुलसी पुरस्कार। कौन सा? तुलसी पुरस्कार। तो टेराकोटा कला के लिए तो मिला है दिनेश चंद्र कुमार को पुरस्कार, और ब्लू पॉटरी के लिए मिला है किसको? लीला बोर्डिया को ये पुरस्कार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट व्यक्ति तो देखिए भागीरथ सिंह राठौड़, है ना, ये चूरू से संबंध रखते हैं, और ये क्या है? एट ए टाइम बीएसएफ में कांस्टेबल के पद पर काम कर रहे हैं। किसमें? बीएसएफ में कांस्टेबल। इनको भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा कौन सा अवार्ड दिया गया है? वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? वीरता पुरस्कार से। तो ये पुलिस पदक थे 2, और ये हमारा कौन सा है? राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार दिया गया है किस? बीएसएफ के कांस्टेबल को, भागीरथ सिंह राठौड़। चूरू का जो चलकोई गांव है, उस चलकोई गांव से संबंध रखते हैं ये, और इनको राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। चलो इनको तो पूरा करते हैं हम। डॉक्टर स्वाति जैन, इनको सतत विकास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, बस डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। डॉक्टर रामनिवास, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, मान लो आप। अभी हाल ही के अंदर भुवनेश्वर के अंदर, उड़ीसा का जो शहर है भुवनेश्वर, उसके अंदर प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आयोजित हुआ था। 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। जिस दिन गांधी जी अफ्रीका से आए थे, उस डेट को हम किसके रूप में सेलिब्रेट करते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसके अंदर क्या है? देश विदेशों में रहने वाले जो इंपॉर्टेंट से व्यक्ति होते हैं भारत के, उनको बुलाया जाता है और उनको एक सम्मान दिया जाता है, जिसको प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से नाम से जाना जाता है। तो ये वो व्यक्ति हैं डॉक्टर रामनिवास, जो वर्तमान में म्यांमार के अंदर क्या पढ़ा रहे हैं? संस्कृत पढ़ा रहे हैं वहां पे, ठीक है। म्यांमार के अंदर संस्कृत पढ़ाना अपने आप में एक बड़ी बात, लेकिन भारत की प्राचीन जो संस्कृत भाषा है उसको जीवित रखे हुए हैं। तो इस वजह से डॉक्टर रामनिवास को प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। हालांकि ऐसे 18-20 अवार्ड और भी लोगों को दिए गए थे, लेकिन राजस्थान की तरफ से जिस व्यक्ति को दिया गया है वो कौन है? डॉक्टर रामनिवास। याद रखना इस पॉइंट को विशेष रूप से, ये वो पॉइंट है जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होते हैं और अक्सर पेपर के अंदर पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलो आलोक राज, है ना, इनका नाम तो हम सोशल मीडिया पे रोज पढ़ते हैं, रोज देखते हैं। राजस्थानी कर्मचारी चयन बोर्ड के ये क्या है? अध्यक्ष हैं, और इनको क्या किया गया है? पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, क्योंकि ये भी क्या है? फौज से रिटायर्ड व्यक्ति हैं, तो समाज सेवा से सरोकार रखते हैं ये भी खूब सारा। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए शब्द शक्ति कमांड जयपुर मिलिट्री का जो सेंटर है उसको नाम दिया गया किसका? शब्द शक्ति कमांड सेंटर बोलते हैं उसको। तो उस कमांड के द्वारा मिलिट्री स्टेशन के अंदर राज्यपाल के द्वारा इनको क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। तो शब्द शक्ति कमांड सेंटर जयपुर के मिलिट्री स्टेशन के द्वारा किस व्यक्तित्व को पर्यावरण संरक्षण के लिए अवार्ड दिया गया है? तो ये कौन है? आलोक राज। संजू योगी, ये क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने और सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने की वजह से
इनको पेप्सिको नाम की जो कंपनी है उसके द्वारा रिवोल्यूशनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। पेप्सिको ये अपने आप में बहुत प्रतिष्ठित कंपनी है वर्ल्ड लेवल की, है ना। इसकी एक महिला अध्यक्ष भारत की रही है, इंदिरा नूई के नाम से, बहुत लंबे टाइम तक अध्यक्ष रही थी इसकी, पेप्सिको की, है ना। विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं के अंदर नाम आता था इंदिरा नूई का हमेशा ही। तो उसी पेप्सिको कंपनी के द्वारा इनको क्या दिया गया, रिवोल्यूशनरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस मामले में? सर्वोत्तम कृषि पद्धति को अपनाने और साथ ही लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ने में, है ना। जो महिला और पुरुष के बीच का जो भेद है उसको समाप्त करने के अंदर इन्होंने इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। इसके लिए इनको रिवोल्यूशनरी अवार्ड, रिवोल्यूशनरी का मतलब क्रांतिकारी अवार्ड मान लो आप बस। डॉक्टर आशुतोष पंत, ये भी एक इंपॉर्टेंट नाम है। इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन है जो हमारी इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन, जिसको IEA बोलते हैं, उसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी गोल्डन पुरस्कार के नाम से। तो ये IEA यानी कि इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी गोल्ड पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए? डॉक्टर आशुतोष पंत को सम्मानित किया गया है। फिर देखिए सिद्धि जोहरी राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति वंदन पुरस्कार से सम्मानित की गई। इसके बाद में यशवर्धन शर्मा सोलर एनर्जी लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किए गए। ठीक है, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यशवर्धन शर्मा जो है उनको सोलर एनर्जी के अंदर लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। किसका अवार्ड? लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक, तो ये कुछ एक व्यक्तित्व है। अब इनको रटने की जरूरत नहीं है अपने को। अगर एक बार आंखों के सामने से निकले हुए हैं ना ये, तो जैसे ही ऑप्शन देखेंगे तब हमारे दिमाग में ये बात क्लिक हो जाएगी, है ना। दो बार एक बार इसको ठीक से और पढ़ देंगे अपने, तो इसके बाद में ये चीज हमारे माइंड में क्या है, सेट है। तो कोई इनको ऐसे हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि इतने अवार्ड कैसे याद होंगे। जब ऑप्शन सामने आते हैं तब पढ़ी हुई चीज तुरंत क्लिक होती है ना। करंट अफेयर वाला पार्ट है ये, अपने सिलेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे मान लो आप, जो आपको 12 में से 12, 15 में से 15, 10 में से 10 अंक पूरे दिला सकता है। बस बात इतनी है कि इसकी रेंज जो है ना वो वाइड है। आपको कम से कम 10 किताबों से, 10 मैगजीन से, 10 अलग अलग सोर्सेज से आपको ये कंटेंट तैयार करना पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसी कोई चीज छूटे नहीं जो उस समय चर्चा में थी और हमारे सामने नहीं आई, है ना। मोस्टली क्या है, स्टूडेंट के पास टाइम कम ही होता है इन चीजों के लिए, है ना, क्योंकि पीछे से करके लाते हैं तो फिर उनको जोर आता है इन चीजों का। मंथली करते रहते हैं फिर तो ये आसान है काम, लेकिन करते नहीं है। अब पिछले 7 महीनों का अब उठाएंगे, है ना, जब 15-20 दिन बचे हुए होंगे तो फिर एक किताब पढ़ी जाती है कोई मुश्किल से, फिर सारे क्वेश्चन उसी में से आए, ये जरूरी नहीं होता है ना। इसलिए डिस्क्रिप्टिव जो रेंज अपने इसके अंदर पढ़ रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, है ना, तो इसके अलावा आपको मैटर करने की कहीं से कोई जरूरत नहीं है। कम से कम 8-10 मैगजीन से ये अपने मैटर कवर करेंगे, है ना, तमाम प्रकार के न्यूज़पेपर से और से, तो सफिशिएंट है हमारा ये मैटर, है ना। कोई चीज छोड़ी नहीं। अवार्ड जितने छोटे बड़े जो भी थे ना, कई बार क्या होता है एग्जामिनर बड़े नाम को छोड़ देता है, डॉक्टर रामनिवास को छोड़ देगा, सिद्धि जोहरी का नाम पूछ लेगा। ठीक है, उनको पता है कि ये तो चर्चा में थे तो सभी को पता है, ये पूछ लेते हैं जो किसी को नहीं पता है। ठीक है, तो अक्सर जयपुर के जो छोटे बड़े न्यूज़पेपर्स होते हैं उनके अंदर ये न्यूज छपती रहती है इस तरीके की, तो अपना काम जो है वो एक एक छोटे माइनर लेवल से भी चल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपने पार्ट 3 इसका कल शुरू करते हैं। थैंक यू।